नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एकदम साइंस का फ्री बैच आपका लगातार चल ही रहा है, जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हमने आपको पढ़ा दिए। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की आपको यहाँ पे थ्योरी कराई जा रही है, जो कि आपके जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, ये सारे एग्जाम्स के लिए, और इसके अलावा बाकी के भी जो एग्जाम्स होते हैं आपके वनडे, एसएससी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, आपके टीचिंग एग्जाम जो होते हैं आपके एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हो विज्ञान का, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स में ही आपकी काम आएगी। क्वेश्चन का तो एक बार में ये हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन उसके लिए यूजफुल है, बट थ्योरी अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए आपकी बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, बस सीरीज को लगातार फॉलो करना, और आप लोग बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, रोज आप लोग क्लास को देखा करो। अब तक हमने कम से कम 5 से 6 चैप्टर पढ़ा दिए केमिस्ट्री के अंदर, और ये आज हमारा क्लास नंबर कौन सा है? तो क्लास नंबर 10 की हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल, जो कि एक खुद में बहुत बेहतरीन टॉपिक है। सवाल आए साइंस से, केमिस्ट्री से और पीरियोडिक टेबल से ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो। बस यही दो मुझे चीज चाहिए, और बाकी पूरा का पूरा मैं आपको साइंस यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं, मैंने आपसे ये वादा किया था। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम देते हैं। टेलीग्राम का नाम है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, टेलीग्राम चैनल हमारा है, जहां पे आपको पीडीएफ मिलती है। तो क्या नाम है? साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आवर्त सारणी की, तो देखो ये जितनी बड़ी पीरियोडिक टेबल आज आपको दिख रही है, एक्चुअल में ये शुरुआत जब हुई पीरियोडिक टेबल बनाने की, तो इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल ये नहीं थी। सीधी सी बात, जब शुरुआत हुई थी पीरियोडिक टेबल बनाने की, तो आज ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। बट ऐसे स्टार्टिंग में नहीं था टेबल, जैसे ये आपको दिख रहा है। आज तो हमारी टेबल में 118 एलिमेंट है। आप जब देखोगे तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और लास्ट क्या होता है? ऑग्निशियन, 118। बट ऐसा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में जब सबसे पहले वैज्ञानिक आए पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, तो उनका नाम था, क्या नाम था? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ। मैंने शायद पहले भी कई बार आपको बताया था, डॉबरनियर। तो बच्चों, हम इस टेबल को तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको साइड में करके हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं। और जो मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये बातें समझी भी नहीं होंगी। सिर्फ टीचर क्या करते हैं, इसे खोलेंगे, इसके बारे में पढ़ा देंगे, या आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ा देंगे, खत्म कहानी। लेकिन भाई, शुरुआत कहां से हुई थी उसको तो बताओ। क्वेश्चन तो उससे आते हैं रेलवे में भर भर के, एसएससी में भर भर के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जब आवर्त सारणी बनने की शुरुआत हुई, तो पहले नंबर पे कौन वैज्ञानिक थे जो आए थे? तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं, वो आते हैं डॉबरनियर। डॉबरनियर का क्लासिफिकेशन हम पहले समझते हैं कि डॉबरनियर जो व्यक्ति हैं, और मैं आपको हाथ से लिख लिख कर एक एक बारी की चीज को बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के लिए डॉबरनियर का वर्गीकरण। तत्वों के लिए डॉबरनियर का वर्गीकरण। सबसे पहले जो वैज्ञानिक हमारे आते हैं आवर्त सारणी बनाने के लिए, उनका नाम क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर, उनका नाम डॉबरनियर होता है, जो पीरियोडिक टेबल बनाने की शुरुआत जिन्होंने की थी। अब ये कब आए थे? तो बेटा सबसे पहले 1817 में ये आए थे, और जब ये आए थे तो इनके टाइम पर टोटल 30 एलिमेंट हुआ करते थे। कितने होते थे? 30 तत्व जानकारी में थे उस टाइम पर। देखो, आज हमारी टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, लेकिन जब ये आए थे तो उस टाइम पर टोटल कितने एलिमेंट थे? 30 तत्व जानकारी में हुआ करते थे। ये जर्मनी वैज्ञानिक हैं, जर्मनी से आए थे। तो ये क्या है? जर्मनी साइंटिस्ट हैं, जर्मनी वैज्ञानिक ये हैं। ठीक है, तो 1817 में ये आए, और उनके टाइम पर टोटल 30 एलिमेंट यानी 30 एलिमेंट्स जानकारी में होते थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। इन्होंने
तत्वों को व्यवस्थित कर लिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया यानी तत्वों को व्यवस्थित कर लिया। और बेटा जो एलिमेंट्स 30 थे ना, 30, अब कैसे अरेंज किया, जो 30 तत्व थे उनको कैसे अरेंज किया, कैसे व्यवस्थित किया, तो उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में उन तत्वों को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि डॉबर्नियर जो कि पहले वैज्ञानिक थे आवर्त सारणी बनाने के लिए आए, उन्होंने एलिमेंट यानी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे पहले पहला एलिमेंट आ जाएगा यहाँ, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा, फिर छठवां आ जाएगा, फिर सातवां आ जाएगा, फिर आठवां आ जाएगा, तो बढ़ते फिर नौवां आ जाएगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब है बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिख लिया। तो टोटल कितने आ गए, 30 तत्व हमारे आ गए, बढ़ते परमाणु भार में लिख लिया। एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 तक इन्होंने ऐसे लिख लिया। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने देखा कि यार इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट को एक बॉक्स में बंद कर दिया, तीन तत्वों को एक बॉक्स में बंद कर लिया, अगले वाले तीन को एक बॉक्स में बंद कर दिया, फिर अगले वाले तीन को एक बॉक्स में बंद कर दिया, मतलब तीन तीन एलिमेंट को एक एक बॉक्स के अंदर इन्होंने बंद कर दिया। अब इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने बोला कि भाई ये जो तीन एलिमेंट का मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, इसे ट्रेड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे त्रियक के नाम से जानते हैं। त्रियक का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है, त्रियक का मतलब एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स यानी कि तीन तत्वों के समूह को, तीन तत्वों के समूह को त्रियक कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन तत्वों के समूह को ट्रेड यानी कि त्रियक कहते हैं। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन तत्वों के समूह को ट्रेड। अब हमने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, भाई तीन तीन को ही एक बॉक्स में क्यों बंद करा, तो इसने बोला कि भाई ये तीन को इसलिए बॉक्स में बंद किया क्योंकि इन तीनों में एक चीज मुझे समझ आ रही है, एक नियम है, एक रूल है। वो नियम क्या है, हमने पूछा कि भाई ये जो ट्रेड बनाया है इसका लॉ क्या है, लॉ ऑफ ट्रेड, त्रियक का नियम क्या है आपका। तो इसने बोला देखो त्रियक का नियम ये है, त्रियक का नियम क्या है भाई, लॉ ऑफ ट्रेड क्या है, मतलब क्या नियम है इसका, त्रियक का नियम क्या है। तो इसने कहा भैया त्रियक का नियम ये है कि अगर पहले वाले को, ये जो पहला वाला है, अगर इसका मास, बेटा क्योंकि ये किसके आधार पर व्यवस्थित है, मास, भार के आधार पर व्यवस्थित है, इसने बोला कि अगर पहले वाले का मास तीसरे वाले में जोड़ दो, थर्ड वाले में, और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो वो मिडिल वाला यानी कि बीच वाले के बराबर आ जाता है। मिडिल वाला यानी कि बीच वाले के बराबर आ जाता है। पहले को तीसरे में जोड़ो, 2 से भाग दे दो तो बीच वाले के बराबर आ जाता है, ऐसा इन्होंने बोला। यानी इस चीज को हम एवरेज कह सकते हैं। एवरेज का मतलब औसत, पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत, पहले और तीसरे के जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार, उसका एवरेज, औसत जो होगा वो बीच वाला यानी मिडिल वाले के बराबर आता है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। यानी ये भी लिख सकते हम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू मिडिल एलिमेंट, इज इक्वल टू मिडिल एलिमेंट, यानी पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार का औसत बीच वाले के बराबर आता है,
बीच वाले के बराबर आता है, ऐसा इन्होंने बोला। औसत का मतलब है भाई जितनी चीज है उससे डिवाइड भी करो कितनी है, पहले और तीसरे को जोड़ो, दो से भाग दो तो बीच वाले के बराबर आता है। ये सारे नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन इसने 3 ट्रेड बनाया। पहला ट्रेड में 3, ये ट्रेड किसे कहते हैं, एक ग्रुप को ट्रेड, दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड। तो इसका ये जो नियम है डॉबर नियर का, ये सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट पे लगता है। यानी 3 ही ट्रेड ये बना पाए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी ट्रेड इसने बनाई, तो ट्रेड नंबर अगर मैं पूछूं 1, पहले त्रियक के अंदर कौन कौन आता है, ट्रेड नंबर 1 में कौन कौन आता है, तो आप याद रखना ट्रेड नंबर 1 के अंदर पहले आता है जैसे लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ट्रेड नंबर 1 में कौन कौन आया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का सिंबल ये होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K। दूसरे वाले ट्रेड में कौन, बेटा ये याद रखना एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। ट्रेड नंबर 2 में कौन कौन आता है, तो ट्रेड नंबर 2 में आता है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये ट्रेड नंबर 2 में आते हैं, दूसरे ट्रेड में। ट्रेड नंबर 3 में कौन कौन आते हैं, ट्रेड नंबर 3 में कौन कौन आते हैं, तो आप याद रखना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 आते हैं ट्रेड नंबर 3 में। तो मेरे बच्चे ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2 और ट्रेड नंबर 3, यानी कि ये याद रखना है। अच्छा, इस ट्रेड की प्रॉपर्टी अभी क्या बताई, त्रियक की विशेषता क्या है कि पहले को तीसरे में जोड़ो। जैसा अगर मैं बात करूं, लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39। अब इनको अगर आप जोड़ोगे 7 प्लस पहले को तीसरे में 39 डिवाइड बाई 2, तो 46 डिवाइड बाई 2, 46/2 कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 ही होता है सोडियम का मास। सोडियम का मास कितना होता है, 23। और ऐसा हर हर एक के साथ होगा। कैल्शियम का इसमें जोड़ो, 2 से भाग दो, ये आएगा। क्लो, क्लोरीन का आयोडीन में जोड़ो, 2 से भाग दो, ब्रोमीन आएगा। ऐसा हर किसी के साथ होगा। तो ये था डॉबर नियर का नियम। फटाफट से कमेंट करके बताओ किस किस को समझ में आया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्या था। देखो, डॉबर नियर पहले व्यक्ति हैं जो आवर्त सारणी बनाने के लिए आए। कब आए, 1817 में। टोटल कितने एलिमेंट थे, 30 तत्व। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी। उस टाइम पर 30 ही एलिमेंट जानकारी में थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, व्यवस्थित, किसके आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी बढ़ते परमाणु भार के आधार पर। उसके बाद 1 से लेकर 30 तक इन्होंने लिख लिया, यानी बढ़ते परमाणु भार। याद रखना भार कह रहा हूं, मास। बेटा हर किसी चीज का मास होता है ना, मेरा भी मास है, आपका भी मास है। तो जो तत्व है उनका भी तो भारी, मास का मतलब भारीपन, वो भी तो भारी होंगे ना। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखा, यानी पहले हल्का वाला, फिर उससे ज्यादा भारी, फिर उससे ज्यादा भारी, 30 को बढ़ते क्रम में लिख लिया। फिर 3-3 का ग्रुप बनाया, 3-3 का एक समूह बनाया, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेड यानी त्रियक कहते हैं। और इस ट्रेड की प्रॉपर्टी यह है कि पहले को तीसरे में जोड़ोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो बीच वाले के बराबर आता है। ठीक है, इसे कहते हैं पहले और तीसरे का जो मास है, परमाणु भार का औसत, वो बीच वाले यानी मध्य वाले के बराबर आ जाता है। क्लियर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 ट्रेड बने। पहला ट्रेड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका नियम यहीं फेल हो गया, यानी 30 तत्व जानकारी में थे टोटल, वैसे तो 30 थे, बट 30 में से ये जो ट्रेड का नियम है, त्रियक का नियम, ये केवल और केवल सिर्फ 9 एलिमेंट पर लगा, यानी 9 तत्वों पर ये नियम लगा। ठीक है, अब सुनो, तो इसकी लिमिटेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि डॉबर नियर तो चले गए, बस इसका नियम यहीं तक लगा, तो इसकी कमी क्या निकल कर आई, कमी यही निकल कर आई कि इसका जो ट्रेड यानी कि त्रियक का नियम है, ये केवल 9 तत्वों पर लागू हुआ। क्या है भाई, इसका जो त्रियक का नियम है, हिज ट्रेड रूल इज
एप्लीकेबल अप टू 9 एलिमेंट्स। और 9 एलिमेंट्स में कितने ट्रेड बनते हैं? 3 ट्रेड बनते हैं, 3 ट्रेड। यानी इसका इसका तिर्यक का नियम, इसका तिर्यक का नियम केवल 9 तत्वों पर लागू होता है। इसका तिर्यक का नियम केवल 9 तत्वों पर लागू होता है, यही इसकी क्या थी? कमी। अब इससे आगे जो दूसरे नंबर पर वैज्ञानिक आते हैं, मतलब ये डॉबरनियर तो चले गए, अब एक और साइंटिस्ट आएंगे जो प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे टेबल को बनाने के लिए, और उससे आगे। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, उनका नाम होता है न्यूलैंड। क्या नाम होता है? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे, न्यूलैंड का वर्गीकरण। अब ये अपने तरीके से कुछ समझाएंगे, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल पर मत आओ, जो आज हम आधुनिक आवर्त सारणी है उसको भी पढ़ाएंगे, घबराए नहीं, बट इनको छोड़ो मत, इनसे क्वेश्चन आता है। तो न्यूलैंड जो है, इनका वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। न्यूलैंड का वर्गीकरण, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बच्चों पढ़ना है। अब न्यूलैंड कब आए थे? तो आप याद रखना 1865 से 1866 में ये आए थे, और इंग्लिश केमिस्ट थे, अंग्रेज व्यक्ति हैं, इंग्लैंड से आए थे, तो अंग्रेज वैज्ञानिक इनको कहते हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। अब जब न्यूलैंड भाई साहब आए तो इनके टाइम पर एलिमेंट्स की संख्या बढ़ गई। बेटा हर साल एलिमेंट खोजे जा रहे थे, डिस्कवरी हो रही थी। तो पहले तो 30 थे डॉबरनियर के टाइम पे, वो 1817 में आए, लेकिन अब बढ़कर एलिमेंट जो है 1865 में कितने हो गए? 56 हो गए। यानी खोज और बढ़ी, तो 56 एलिमेंट्स वर नोन, यानी 56 तत्व जानकारी में थे। कितने? 56 तत्व जानकारी में थे, 56 तत्व जानकारी में थे। अब जैसे अब इन्होंने फिर से वही काम किया, एलिमेंट्स को क्या कर लिया? अरेंज, जो 56 तत्व थे इनको व्यवस्थित कर लिया, अरेंज कर लिया, व्यवस्थित। और अरेंज कैसे किया, व्यवस्थित कैसे किया? तो आप याद रखना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर, जैसे पहले वाले ने किया था, जैसे पहले वाले ने किया था वैसे ही इन्होंने भी किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर व्यवस्थित किया, यानी कि बढ़ते बढ़ते परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर लिया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। मान लीजिए जैसे पहले वाले ने किया था ना, सेम बिल्कुल, पहला वाला यहां लिख लिया, फिर दूसरा वाला बढ़ते क्रम में, फिर तीसरा वाला, यह है चौथा वाला, यह है पांचवा वाला, यह है छठवां वाला, यह है सातवां वाला, यह है आठवां वाला, ये नौवां वाला। इस तरीके से बढ़ते क्रम में 56 एलिमेंट को, तत्वों को व्यवस्थित कर लिया। अब भाई देखो, ये यहां तक तो सेम काम किया, जो डॉबरनियर ने किया था वही काम इसने किया, बट यहां से आगे, जैसे डॉबरनियर ने कितने का ग्रुप बनाया था बाबू? 3 का, 3 तत्वों का समूह डॉबरनियर ने बनाया। अब इन भाई साहब ने बनाया 8 एलिमेंट का, 8 तत्वों का समूह इन्होंने बनाया। क्या किया इन्होंने? जैसे उसने 3 का बनाया था, इसने 8 एलिमेंट को एक साथ लिखा, 8 तत्वों का समूह बनाया। और 8 तत्वों के समूह को बेटा ऑक्टेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अष्टक बोला जाता है, ऑक्टेव। 8 तत्वों के समूह को ऑक्टेव बोला जाता है। ऑक्टेव का मतलब है ए ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। जैसे 3 तत्वों के समूह को क्या कहते थे? ट्रेड। 3 तत्वों के समूह, 3 एलिमेंट के ग्रुप को ट्रेड कहते थे, तिर्यक। 8 तत्वों के समूह को, 8 तत्वों के समूह को अष्टक कहते हैं। 8 तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है? अष्टक के नाम से बच्चों जाना जाता है। 8 तत्वों के समूह को अष्टक बोला जाता है। अब इन्होंने भैया
इसका क्या, जैसे ट्रेड का तो ये नियम था, त्रियक का ये नियम था कि पहले को अगर तीसरे में जोड़ोगे, त्रियक का ये नियम था कि पहले को तीसरे में जोड़ोगे और दो से भाग दोगे, डिवाइड बाई टू करोगे, तो यानी मिडिल वाला, बीच वाले के बराबर आ जाता है। ट्रेड का ये नियम था कि पहले को तीसरे में जोड़ोगे, दो से भाग दोगे तो बीच वाले के बराबर आ जाता है। लेकिन बच्चे इसका नियम इन्होंने ये बताया, अष्टक के नियम का ये बताया कि जैसे म्यूजिक होता है ना, संगीत आपने सुना होगा, और म्यूजिक में वॉवेल्स होते हैं, संगीत के स्वर होते हैं। म्यूजिक के क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, संगीत के स्वर क्या क्या, सा रे गा मा पा धा नी सा, क्या क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा से जब मैं चला और सा पर जब मैं आया तो रिपीट हुआ। तो इन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिक में वॉवेल्स रिपीट होते हैं, सा के बाद सा, संगीत के स्वर हर आठवां अक्षर खुद को दोहराता है, वैसे ही इन्होंने बोला मेरे बच्चे कि अष्टक का ये नियम जो है, इसमें इसका लॉ ये है, इसका नियम ये है कि एवरी एट्थ एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि हर आठवां तत्व, हर आठवां तत्व खुद के गुण को दोहराता है, खुद के गुण को दोहराता है। इसने बोला कि हर आठवां तत्व खुद के गुण को दोहराता है। कैसे? संगीत के स्वर की तरह, संगीत के स्वर की तरह, यानी म्यूजिक के जो वॉवेल्स होते हैं ऐसे ही म्यूजिक के जो संगीत के स्वर होते हैं, बिल्कुल जैसे वो रिपीट करते हैं हर आठवां अक्षर, वैसे ही मैंने जो ये बनाया है, 56 तत्व हैं टोटल, 8 8 का समूह बनाया, इसमें प्रत्येक आठवां तत्व खुद के गुण को दोहराता है। जैसे पहले वाले का 8 में से, दूसरे वाले का 9 से, तीसरे वाले का 10 से, चौथे वाले का 11 से, ऐसे ही हर आठवां तत्व खुद से 8 में एक से रिपीट करेगा। ऐसा इनका नियम है बेटा, ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं लिख दूं संगीत के स्वर क्या होते हैं, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा से सा रिपीट हुआ, फिर सा से सा रिपीट हुआ, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन क्या इनका, जैसे डॉबर्नियर जो इससे पहले आए थे, उनका नियम कितने तक चला था, सिर्फ 9 एलिमेंट, उनका जो नियम था वो 9 तत्वों पे लगा था। तो सर इनका नियम क्या, कब कहां तक चला, इसकी लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है? तो इसकी तो भाई साहब की कई कमी है। इसका ये जो नियम है, ये 56 एलिमेंट थे टोटल, बट इसका नियम 40 तक ही चला। जैसे उसका 9 तक चला था, इसका नियम 40 तक ही चला। और जो 40 होता है, 40 जो मास होता है भार, वो कैल्शियम का होता है बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भाई साहब का, अगर मैं आपसे पूछूं इन भाई साहब का लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है इनकी, तो आप बोलेंगे सर इनकी लिमिटेशन ये है, पहली वाली, कि हिज ऑक्टेव रूल, जो अष्टक का नियम है, इज एप्लीकेबल, यानी लगा, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम कौन से नंबर पे है, इसका मास कितना है, भार कितना है, 40। तो इसका जो नियम है, इसका अष्टक का नियम, अष्टक का नियम कहां तक लगता है, कैल्शियम तक लगता है, कैल्शियम तक इसका अष्टक का नियम लगता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा, इसकी तो एक और कमी है, दूसरी कमी ये है, मैं आपको इसकी टेबल आज दिखाऊंगा भी। इसकी दूसरी कमी ये है मेरे बच्चे कि जब इसने आवर्त सारणी बनाई, पीरियोडिक टेबल, तो इसके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने थे, 56, 56। अब एलिमेंट तो हर साल डिस्कवरी बढ़ रही थी भाई, पहले तो 30 ही थे, 30 से बढ़कर 56 हो गए। अब हमने पूछा इससे कि भाई फ्यूचर में, भविष्य में जो और एलिमेंट आएंगे, भविष्य में जो और तत्व आएंगे, उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं भाई? फ्यूचर में, भविष्य में जो और एलिमेंट आएंगे, जो और तत्व आएंगे, उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इन्होंने पता है क्या जवाब दिया, कि फ्यूचर में तो कोई आएगा ही नहीं,
भविष्य में तो कोई और तत्व खोजा ही नहीं जाएगा, डिस्कवरी ही नहीं होगी, ऐसा इन्होंने बोला। यानी इन्होंने कोई भी रिकमेंड नहीं किया, कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी नहीं दी, किसके बारे में? फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में। तो बेटा क्या होगा? इन्होंने क्या हुआ? ही कुड नॉट, या ऐसे लिख लो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने कहा भविष्य में कोई आएगा ही नहीं, 56 है, 56 ही रहेंगे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। डिस्कवर्ड एलिमेंट, ये बात याद रखना, ये भविष्य में आने वाले, ये भविष्य में आने वाले तत्व के बारे में नहीं बता पाए, तत्व के बारे में नहीं बता पाए। इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तीसरी जो सबसे बड़ी इसकी कमी है वो मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूं, गूगल पर इनकी टेबल ही मैं आपको दिखा देता हूं। बेटा ध्यान से देखना सब लोग, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। मैं आपको किसकी टेबल दिखाना जा रहा हूं? मैं आपको न्यूलैंड की टेबल दिखा रहा हूं। और ध्यान से सुनना बेटा, क्या है न्यूलैंड की जो टेबल है, इसको ध्यान से समझना। ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, चलिए मैं यहां पे आपको टेबल ही दिखा देता हूं, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और आपको अब यहां पे दिख जाएगा, जब हम न्यूलैंड की टेबल आपको दिखा रहे हैं तो तीसरी कमी आपको ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएगी कि तीसरी कमी क्या थी। देखो बेटा, जब आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे, यहां से इस आवर्त सारणी को ध्यान से देखो, ये न्यूलैंड के द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल है। आप जब इस टेबल को देखोगे तो आप यहां पे पाओगे कि यार इस भाई साहब ने तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दी कि जब आप देखो, इसने एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट को लिखा हुआ है। यहां पे देखो, यहां देखो, यहां देखो, एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट कैसे आ सकते हैं? पता है क्या गड़बड़ किया इसने? भाई इसके टोटल एलिमेंट कितने थे? 56। लेकिन जब इसका नियम 40 से आगे नहीं चल रहा था तो कुछ बच गए। जो बच गए, इसने क्या कहा कि उनको दो दो एलिमेंट को एक ही बॉक्स में रख दिया। ये तो बहुत गलत बात है यार। दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास अलग है दोनों का, परमाणु भार अलग है दोनों का, उनको एक टेबल, एक ही बॉक्स में कैसे रखा जा सकता है? तो ये इनकी सबसे बड़ी क्या थी? गलती थी। ही पुट टू एलिमेंट, he put two element in a single box with different atomic mass, with different atomic mass, with different atomic mass। यानी उसने दो तत्वों को एक ही बॉक्स में रख दिया, दो तत्वों एक ही बॉक्स में रखा जिनका परमाणु भार अलग है, जिनका परमाणु भार अलग है। यानी जिनका परमाणु भार अलग है उनको एक बॉक्स में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकिल। इस टेबल को थोड़ा इधर कर लेते हैं, कहां गया, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है बेटा? हाँ अब दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन प्रॉपरली दिख जाएगा। देखो ये क्या है, यहाँ देखो CO, CO का मतलब कोबाल्ट, Ni का मतलब निकिल, और भी हैं बहुत सारे इनके नाम, ठीक है। तो ज्यादातर जो पूछा जाता है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण किस किस को रखा है, एग्जाम्पल किसका आ जाता है एग्जाम में? कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट एक धातु है, निकिल भी एक धातु है, दोनों को अलग अलग मास है, फिर भी एक ही बॉक्स में इन्होंने रखा हुआ है। दोनों का अलग अलग भार है, फिर भी एक ही बॉक्स में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये तीन इसकी कमी है। ये तीन जो है ये क्या है? इसकी लिमिटेशन है, यानी कि कमी है बच्चों।
क्लियर। अब जब ये चले गए भाई, इनकी भी लिमिटेशन आपको पता चल गया, इनकी भी कमी आपको पता चल गया। अब तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं भाई, डॉबरनियर चले गए, आपके क्या कहते हैं उनको, न्यूलैंड भाई साहब चले गए। अब तीसरे नंबर पे जो महान व्यक्ति आते हैं उनका नाम आता है बेटा मेंडलीव। ये है सबसे महान व्यक्ति, लेकिन कमी इनकी भी है। तो आगे हम क्या पढ़ते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन बेटा आवर्त सारणी का जनक यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, मेंडलीव को। नाम हिंदी में वही रहेगा, मेंडलीव आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जब हम पढ़ेंगे तो ये कब आए, सबसे पहले तो ये जरूर याद रखना है कि कौन कब आया। तो 1869 में ये आए, और इनके टाइम पर टोटल कितने एलिमेंट्स हुआ करते थे, 63 एलिमेंट्स वर नोन, यानी कि 63 तत्व जानकारी में थे। इनके टाइम पर टोटल कितने एलिमेंट थे, 63 तत्व जानकारी में थे। अब काम इन्होंने वही किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बच्चे रसियन यानी रूस के रहने वाले हैं, रसियन साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। अब काम जैसे पहले वाले दोनों ने किया था, सेम काम इन भाई साहब ने किया। इन्होंने क्या किया, जो 63 तत्व हैं इनको सबसे पहले क्या कर लिया, अरेंज यानी कि व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित किसके आधार पर किया, तो आप क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। किसके आधार पर व्यवस्थित किया, तो आप क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। यानी पहले छोटा वाला जिसका मास है और फिर बड़ा वाला, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला, ऐसे। कितने हैं टोटल, 63 तत्व है। मान लीजिए ऐसे लिख दिया भाई, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, फिर चौथा वाला है। ऐसे ही टोटल कितने हैं, 63 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिख लिया बेटा इन्होंने। अब इन्होंने एक स्पेशल चीज की, इन्होंने ग्रुप व्रुप कुछ नहीं बनाया कि भाई जैसे वो 3 का ग्रुप बनाया था डॉबरनियर, उसके बाद न्यूलैंड ने 8 का बनाया, तो इन्होंने उस ऐसा नहीं बनाया। इन्होंने तो एक खाली पेज लिया, ऐसे खाली बोर्ड होता है ना एकदम ब्लैंक, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींची पहले, हॉरिजॉन्टल। कैसे लाइन खींची, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं बेटा इनको क्षैतिज रेखाएं। इसने एक खाली पेज लिया और उसके ऊपर क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं खींच ली। उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींची, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस खींच ली। हिंदी में इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब इसने एक नाम दिया, इसने इन चीजों को क्या दिया नाम, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हैं क्षैतिज रेखाएं, उसका इन्होंने नाम दिया कि इनको बोलते हैं भैया पीरियड। इनको क्या बोला जाता है, पीरियड, यानी कि आवर्त के नाम से जानते हैं। ऊपर से नीचे जो लाइन खींची वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, इसको इन्होंने नाम दिया है ग्रुप। इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, ग्रुप, यानी हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। अब पेपर में एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि भाई ग्रुप और पीरियड, समूह और आवर्त की खोज किसने की, किसने सबसे पहले बनाया, तो आपका ना आंसर होगा का मेंडलीव। कब बनाया, 1869 में। अब इसमें क्या किया, ये जो 63 एलिमेंट्स थे, 63 जो तत्व थे जिनको बढ़ते परमाणु भार में लिखा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जिनको लिखा था, पहले इसने इन 63 तत्वों का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसको पढ़ लिया अच्छे से, मतलब समझ लिया कि ये जो 63 एलिमेंट है इनकी आखिर प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है इनके। तो पहले 63 तत्वों के गुण को पढ़ लिया, फिर उनको ऐसे व्यवस्थित किया ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5, ऐसे, मतलब मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ 6 7 8 9। तो इन्होंने इस तरीके से व्यवस्थित किया इन 63 तत्वों को इन बॉक्स के अंदर, कि ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, इन्होंने ऐसे व्यवस्थित किया कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, समूह।
ऊपर से नीचे की तरफ हम जब जाते हैं एक ग्रुप के अंदर, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी तत्व एक समूह के अंदर आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। तो याद रखना, इन्होंने क्या बोला कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टी या सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। यानी एक ही समूह में आने वाले, एक ही समूह में आने वाले, एक ही समूह में आने वाले तत्वों का गुण समान होता है। एक ही समूह में आने वाले तत्वों का गुण क्या होता है? समान होता है। एक ही, ऊपर से नीचे जब आते हैं, एक ही समूह में आने वाले तत्वों का गुण समान होता है। ठीक है बेटा, याद रखना। अब इसकी एक अच्छी बात पता है क्या है? इस जैसे न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड की एक कमी थी कि उसने बोला कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई और तत्व नहीं खोजा जाएगा, उसने ऐसा कहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है इनकी क्या थी? इनकी टेबल में अभी आपको दिखाऊंगा। उसे कहते हैं मेरिट। मेरिट का मतलब होता है कि इसकी टेबल की भाई अच्छाई क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है। इसने अपनी टेबल में कुछ खाली बॉक्स छोड़े हुए हैं। इसने अपनी टेबल में क्या है बेटा? कुछ खाली बॉक्स छोड़े हुए हैं। और वो बॉक्स किसके लिए छोड़े? कि भविष्य में जो, और आज भाई इसके टाइम पर 63 थे, तो इसने बोला फ्यूचर में और भी एलिमेंट आएंगे, तो मैं अपनी टेबल में उनके लिए पहले से ही कुछ बॉक्स छोड़ देता हूं, ताकि जब वो आए तो उनको फिल कर दिया जाए, उनको भर दिया जाए। जैसे ऐसा हुआ भी, नोबल गैस जो है, इनर्ट अक्रिय गैस, जो आज हमारी टेबल में 18वें ग्रुप में है, वो बहुत बाद में डिस्कवरी हुई। तो मेंडलीव ने कहा लाओ, मैं डिस्कवरी हो गई तो लाओ मुझे दो, मैं इनको भर देता हूं। ऐसा हुआ भी, मेंडलीव ने उन इनर्ट अक्रिय गैसों को भर के भी दिखाया अपनी टेबल में, विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए। तो बच्चों इसने क्या किया? ही लेफ्ट सम, ये अच्छी बात थी, वेकेंट स्पेस इन हिज टेबल, फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट, फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए, भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी, खाली जगह छोड़ी है। ये इसकी अच्छी बात थी। ठीक है, मैं आपको अभी टेबल दिखा भी देता हूं। अब बेटा एक बात समझना जरा, कि सर इसने जो जगह छोड़ी, एक पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, एका वर्ड का मतलब क्या है? कि मेंडलीव ने एका किसे बोला है? एका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एका? एका शब्द का अर्थ क्या है? एका शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एका? एका शब्द का मतलब क्या होता है? तो बेटा एका का मतलब होता है कि जैसे इसकी टेबल है, और मान लीजिए यहां पे तो ये तो डिस्कवर्ड एलिमेंट है, इनका तो नाम पता है, और इसका भी खाली बॉक्स छोड़ा है, इसका नाम पता नहीं है। भविष्य में ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएंगे, इनके लिए खाली जगह छोड़ी। तो एका वर्ड का मतलब है कि साइड वाला एलिमेंट। अब पता है इस एलिमेंट का अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी नाम मैंने रख दिया एका 9, एका 10। एका 10 का मतलब 10 के साइड वाला एलिमेंट, जो 10वें नंबर पे है उसके साइड वाला एलिमेंट। मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम नाम का एक तत्व है, एल्युमिनियम, तो एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम का मतलब है एल्युमिनियम के साइड वाला, बाजू वाला, साइड वाला तत्व है। तो उसका नाम तो पता नहीं, क्योंकि वो भविष्य में आएगा, अभी पता ही नहीं है। लेकिन बॉक्स जो मैंने खाली छोड़ा है, उस बॉक्स को ही हमने क्या बोला? एका एल्युमिनियम। एका का मतलब साइड वाला एलिमेंट। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि एका का मतलब क्या होता है? एका का मतलब होता है साइड वाला तत्व, बाजू वाला, साइड वाला एलिमेंट, बाजू वाला तत्व, है ना। और इसमें 3 एका याद रखना। अगर आपसे पूछे कि मेंडलीव की टेबल में एका एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है,
ए का एल्युमिनियम का मतलब, ठीक है। तो याद रखना ए का एल्युमिनियम बाद में डिस्कवरी जब हुआ तो गैलियम कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया? गैलियम। ए का सिलिकॉन क्या है बेटा? ये सारे पॉइंट याद रखने। चलिए एक सेकंड रुकिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए का इन द मेंडलीव टेबल? तो ऐसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा, अंकल रख दीजिए, ऐसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? साइड वाला एलिमेंट। तो ए का एल्युमिनियम का मतलब गैलियम। ए का सिलिकॉन पूछे, ए का सिलिकॉन आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जर्मेनियम। ए का सिलिकॉन का मतलब होता है जर्मेनियम। ए का बोरॉन अगर पूछे बेटा आपसे, ये तीन याद रखना, ए का बोरॉन अगर आपसे पूछे तो ये होता है स्कैंडियम। क्या होता है? स्कैंडियम होता है। तो ये तीन ए का आपको क्या करने? याद रखने। ए का बोरॉन का मतलब बोरॉन के साइड वाला एलिमेंट, ए का एल्युमिनियम का मतलब एक एल्युमिनियम की साइड वाला एलिमेंट जो भविष्य में आएगा। क्लियर है? पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, लेकिन प्लीज वीडियो को एक बार लाइक तो बनता है यार, और शेयर जितना हो सके कर दो। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही विज्ञान पूरी आपको फ्री सिखा दूंगा। और एग्जाम में जब अभी मॉक टेस्ट कितने भी लगा लो, प्रैक्टिस कितने भी कर लेना, मेरी थ्योरी के बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप कितना भी कोशिश कर लेना। अब सुनो बेटा, तो अब इसकी कमी क्या है सर? चलो इसका नियम तो हमें समझ में आ गया मेंडलीव का, और मेंडलीव को याद रखना बेटा क्या कहते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को ही कहा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो आप याद रखना मेंडलीव को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन सर इसकी कमी क्या है? अब इसकी कमी क्या है, यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसकी कमी क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, तो बच्चों जब मैं आपको इसकी टेबल दिखा देना चाह रहा हूं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्या दिखा दूं मैं आपको? एक सेकंड रुकें, मैं आपको इसकी टेबल दिखाई देता हूं। किसकी? जो हमारे ये मेंडलीव साहब है ना, इनकी टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन भाई साहब की कमी क्या थी। देखो मैं आपको खुद दिखा देता हूं कि ये है मेंडलीव बेटा। जैसे न्यूलैंड की आपने देखी थी ना कमी, आप खुद पहचानो। इसकी टेबल को जब आप देखोगे, प्लीज ध्यान से देखना, इसकी टेबल को जब आप देखोगे, ये है इसकी टेबल। आप इसमें एक चीज नोट करो, खाली बॉक्स तो आपको दिख रहे होंगे। मैंने अभी बताया था कि भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली बॉक्स छोड़े हुए हैं। अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बट हमें कमी देखनी है, ये खाली बॉक्स है आने वाले तत्वों के लिए। कमी देखो। देखो बेटा, इसने क्या बोला था हमसे? इसने ये बोला था कि मेंडलीव ने, कि मैं एलिमेंट को जो अरेंज कर रहा हूं, तत्वों को जो व्यवस्थित कर रहा हूं, वो किसके आधार पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार। लेकिन बीच टेबल में देखा गया कि इसकी टेबल में आप यहां देखना, कोबाल्ट का कितना लिखा हुआ है मास यानी भार? 58.9। निकिल का देखना कितना लिखा हुआ है? 58.7। अरे भाई ये क्या चक्कर है? ये तो घट गया, 58.9 से 58.7 हो गया, यानी यहां तो मास घट गया। तो ऐसी कई जगह हैं, यहां पे आप देख लीजिए, एक जगह और था, मतलब ऐसी कई जगह हैं। देखो आप यहां देखो, ये क्या है? 128 टेलुरियम का मास, 128 भार, आयोडीन का 127। तो ये घट क्यों रहा है? जब इसने बोला कि बढ़ना चाहिए था तो घट क्यों रहा है? यही इसकी कमी थी। यही इसकी कमी थी कि इसने क्या किया, इसकी टेबल में एलिमेंट्स जो हैं सम पोजीशंस, यानी कुछ जगह एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि तत्व घटते परमाणु भार के क्रम में, परमाणु भार के क्रम में, भार के क्रम में व्यवस्थित हैं। तत्व कैसे व्यवस्थित हैं? घटते परमाणु भार के क्रम में
व्यवस्थित हैं। दूसरी इसकी कमी क्या है बेटा, ये तो पहली वाली कमी है। दूसरी कमी है कि हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाए। ये भाई साहब क्या है, हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाए। तो याद रखना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिखें, ये हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाए। क्या हाइड्रोजन किधर है, बस इन्होंने कोने में ऊपर लिख दिया है, देखो सबसे ऊपर, बस ऐसे ही। यानी बताया नहीं कि ये कौन से ग्रुप में है, कौन से समूह में है, ऊपर से कौन से पीरियड यानी कौन से आवर्त में है। तो ये क्या नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाए, स्थिति नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाए। तीसरा कमी क्या है बेटा, ये आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाए। अब आइसोटोप क्या है ये अभी बताता हूं आपको। ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए। समस्थानिक जो होते हैं आइसोटोप, उसके बारे में नहीं बता पाए। आइसोटोप क्या होता है बेटा, सुनो। आइसोटोप कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो यानी परमाणु क्रमांक समान। ऐसी चीजें जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान। देखो बेटा, हमेशा याद रखना, परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये एटम वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ना आवर्त सारणी में, ये जितने भी तत्व होते हैं, ये एलिमेंट 118। आज हम अपनी टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 118 तत्व हैं। तो इस टेबल में जो जिस नंबर पे आता है, जैसे मान लो कार्बन है, बार 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। मैं कहूँ भाई कॉपर है 29 नंबर पे है, ठीक है। जर्मेनियम 32 पे, सल्फर 16 पे। तो जो जिस नंबर, पोलोनियम 84 पे, तो जो जिस नंबर पे आता है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन कितने नंबर पे, 6, 6 नीचे लिखा जाएगा क्योंकि वो 6 नंबर पे आ रहा है। और मास होगा 12, तो जो मास होता है, भार, वो तो ऊपर लिखा जाता है, और जो नंबर होता है क्रमांक, वो नीचे लिखा जाता है। क्लियर बेटा, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। तो बेटा आइसोटोप किसे कहते हैं कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, परमाणु क्रमांक, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो यानी कि परमाणु भार अलग हो, परमाणु भार अलग हो। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। ये हाइड्रोजन के हैं बेटा। देखो अब इन तीनों में नीचे देखो 111, तो देखो एटॉमिक नंबर तो सेम क्योंकि एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक। ऊपर देखो 123, तो ये है परमाणु भार, एटॉमिक मास अलग अलग है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। बट ये महाराज जो हैं जिनका नाम मेंडलीव है, ये नहीं बता पाए थे इसके बारे में। क्लियर, तो ये इसकी कमी है। समझ में आया बेटा। याद, ये भी याद रखना, इसको प्रोटियम कहते हैं। पहले हाइड्रोजन को प्रोटियम, दूसरे को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम है, हिंदी और इंग्लिश में नाम वही होता है, ट्राइटियम। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया। पीने वाला पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो पीने वाले पानी में यही हाइड्रोजन होता है। लेकिन जो खारा पानी होता है, भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल का, हैवी वाटर, तो उसका ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O फॉर्मूला। ठीक है। तो ये इसकी कमी है बच्चों। अब हम आते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के बाद हम किस पर आते हैं बच्चों, इसकी कमी खत्म हो गई। अब हम आते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा नहीं। आप बोलोगे सर क्यों नहीं पढ़ाओगे, बेटा अभी
बताने वाला हूँ क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ 2 मिनट। अब इसको पूरा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, इसका कारण है, देखो ये आप अपने इसी चैनल पर जिस पर पढ़ रहे हो ना बाबू, तुमको इतना ध्यान ही नहीं है कि ये पहले ही पढ़ा रखी है, आधुनिक आवर्त सारणी देखो। और इतने सारे लोगों ने वो वीडियो देख भी ली। देखो बेटा, ये पूरी जो टेबल है, अरे ये क्या हुआ, एक सेकंड रुको। हाँ अब देखो, जब आप अपने इसी यूट्यूब पर देखोगे, अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, तो ये पहले ही पढ़ा रखा है आपको। अरे अरे अब देखो, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, ठीक है। जब आप यहाँ देखोगे तो पहले ही पढ़ा रखा है इस यूट्यूब पर। आप वीडियो में देखो, यहीं पे तो आपकी क्लास ये मिलती है डेली शाम को 6 बजे। देखो ये देखिए आप, ये देखो कहाँ गई, ये रो देखो, पीरियोडिक टेबल को याद करने की जादुई ट्रिक। 17 मिनट में ये तो ऐड आ रहे हैं, ये 17 मिनट की ये जो वीडियो है ना, पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक, मेरे बाबू ये आधुनिक आवर्त सारणी को ही पढ़ाया है। इसलिए मैंने आज आपको जो इस क्लास के अंदर पढ़ाया, वो इससे पहले वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ाया। आया समझ। अब तुम यहां से आगे प्लीज क्लास को स्किप मत करना, अब यहां से आगे इस पूरी वीडियो को देख डालो, बिल्कुल सीक्वेंस से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ये है भाई तरीका। तो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी पूरी बेटा वो 17 मिनट की वीडियो देखना, उसमें इतनी मजेदार ट्रिक्स याद करवाई है। हालिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, बड़े मजेदार तरीके से ये जो आपको पूरी टेबल दिख रही है ना, ये जो पूरी आपको टेबल दिख रही है ये वाली, इसको इतने मजेदार तरीके से मैंने क्या करवाया है, पूरी की पूरी को याद करवाया। और बेटा पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे, पूरी टेबल मैंने उसमें याद करवाई है 17 मिनट की वीडियो में। क्लियर। अब सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी वैसे किसने बनाया था, 1913 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने बेटा ये आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने बनाया 1913 में। कितने एलिमेंट हैं टोटल आज हमारी टेबल में, 118 एलिमेंट हैं। आज हमारी टेबल में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलेंगे 118 तत्व हैं बेटा। लेकिन इससे पहले जो 3 वैज्ञानिक आए, उन्होंने टेबल को बढ़ते परमाणु भार में लिखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन इन भाई साहब ने जो एलिमेंट को अरेंज किया, यानी इन्होंने जो तत्वों को व्यवस्थित किया है, ये किसके आधार पर किया है, तो आप बोलेंगे सर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर। इन्होंने अलग ही अपना कारनामा दिखाया, अपनी अलग ही मेहनत दिखाई। किसके आधार पर किया, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया है इन्होंने बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल चीटिंग कर लिया, यानी जैसे मेंडलीव ने बनाया था इस तरीके से। इनको क्या कहते थे, ग्रुप, सॉरी पीरियड। इसने पीरियड बनाए, आवर्त बनाए, और हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पीरियड की संख्या 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इनको छोड़ दो, ठीक है। और ऊपर से नीचे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप। इनको क्या कहते हैं, ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह। इनकी संख्या कितनी है, 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ये 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप हैं, 7 हमारे पीरियड है बेटा। क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने, जैसे मेंडलीव भाई साहब थे, उन्होंने एलिमेंट को व्यवस्थित किया था। अच्छा एक बार ये बताओ, मेंडलीव की जो सारणी थी, मेंडलीव की ये जो टेबल थी, इसमें कितने ग्रुप थे, इसमें कितने ग्रुप थे, तो इसमें बेटा 8 ग्रुप थे। पीरियड इसमें भी कितने थे, पीरियड इसमें भी 7 थे। तो ये भी अपने नोट में डाल लेना, 8 ग्रुप थे इसके अंदर भी, और पीरियड इसके अंदर भी कितने थे, 7 थे। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो फिर उसके बाद इसने भी ऐसे व्यवस्थित किया, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां
9वां 10वां 11 12 ऐसे अरेंज किया, ऐसे व्यवस्थित किया जैसे मेंडलीव ने किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कि ऊपर से नीचे हम जब आते हैं, ऊपर से नीचे हम जब आते हैं तो गुण क्या आता है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम आती है, तत्वों का जो गुण है वो समान आता है ऊपर से नीचे जाने पर। ऐसे इसने हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया कि जब ऊपर से नीचे आप जब जाओगे, पहला वाला ग्रुप इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, दूसरे वाले की भी सेम होगी, तीसरे वाले की भी सेम होगी, ऊपर से नीचे जाने पर। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक बात बताओ, सबसे छोटा पीरियड कौन सा है इसमें? भाई टोटल 7 पीरियड है, पीरियड होते हैं इधर से इधर, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये पहला वाला पीरियड है बेटा, इधर से इधर, ये दूसरा है, तो ये तीसरा है, ये चौथा है, तो सबसे छोटा पता है कौन सा है? पहला वाला। क्यों? इस लाइन को आप जरा देखो, इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, एक तरफ आपको क्या दिख रहा है? हीलियम। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा है, स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा है, यानी सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो आप याद रखना पहला वाला, फर्स्ट वाला। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। बस इतना आपको याद रखना है। क्लास अगर सच में अभी क्लास खत्म नहीं हुई, खत्म बिल्कुल नहीं हुई, अब यहां से आगे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर सच में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, अब देखो मैं रिपीट करूंगा, चीजें वही हैं, अब मैं इनको याद करवाऊंगा एक एक करके, इनको क्या करवाऊंगा? याद। क्या? कि हाल ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। इसको क्षारीय धातु कहते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये होती हैं नोबल गैस, आदर्श गैस, हीना, नीना और करीना। बट मैं क्यों करवाऊं? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रखा है पूरा का पूरा। तो भाई इस वीडियो को जल्दी से जाके अब इसके बाद देख लेना बेटा, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन आपको पूरा एकदम पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी मजेदार क्लास। और भाई चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला हूँ, पूरी की पूरी मैंने साइंस आपको यहाँ पे फ्री पढ़ानी है, पूरी की पूरी विज्ञान हमको यहाँ पे फ्री पढ़नी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। बाकी अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई और डाउट रह जाता है तो वीडियो में कमेंट में आप लोग पूछ लिया करो बेटा। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम का नाम कमेंट करें, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अगले चैप्टर में कल को शाम 6 बजे डेली आपको ये क्लास मिलती है।